हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग जेपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं, आप लोगों के लिए पेड बैच चलाया जा रहा है एडू अंकुरन के माध्यम से। आज उसका क्लास 1 है, सिलेबस का डिस्कशन। आज के इस वीडियो में आप लोग सीखिएगा कि सिलेबस किस तरह का है, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हम लोग अपनी क्लासेस को कैसे आगे लेके जाएंगे और किस तरह से आप लोग अपना जो प्रीवियस जो गलतियां हैं उससे कैसे आप लोग ओवरकम कीजिएगा, वो सारा कुछ जो है आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आइए आज के क्लास को शुरू करते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं, एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको इस प्रकार का इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। देखिए, सबसे पहले हम लोग नागपुरी के सिलेबस का अगर डिस्कशन करते हैं तो इसको दो खंड में बांटा जाता है, खंड एक, खंड दो। खंड एक जो है उसको भी फिर भाग क, भाग ख और भाग ग में डिवाइड किया गया है। फिर अगला जो है खंड दो, जो जो खंड दो है उसको भाग घ और भाग अंगा में डिवाइड किया गया है। देखिए, इस तरह का डिवीजन क्यों जरूरत है? आप लोग जो भी अभी जैसे कि नए हैं, आप लोग सोच रहे होंगे इसको बनाने की क्या जरूरत है यार, हम लोग तो जान रहे हैं। नहीं, हम जो देख पाए या पिछले बार हम लोगों की टीम ने जो फील किया, आप लोग सिलेबस को ना अच्छे तरीके से नॉर्मलाइज नहीं कर पा रहे। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है? चीजों को तोड़ तोड़ के उसकी तैयारी करना, उसको सब डिवाइड कर देना। तो नागपुरी का जो सिलेबस है कुछ इस तरह से आप लोग देख लीजिए, बस इतना ही सा है। खंड एक, खंड दो। खंड एक में भी 3 भाग है, भाग क, भाग ख, भाग ग। और खंड दो में भाग घ और भाग अंगा, सिर्फ 2 भाग है। बस इसी की आपकी तैयारी करनी है और इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आइए अब एक एक करके हर एक खंड के हर एक भाग में जो भी टॉपिक्स है वो आपके सामने रखा जा रहा है। तो जैसे झारखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 है, नागपुरी भाषा साहित्य, 150 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, आपको 3 घंटे का समय मिलता है। समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बोला जा रहा है? कुछ लोग जैसे कि आप लोग जैसे बोलते हैं कि सर ऑफलाइन क्लास नहीं किया जा सकता है क्या? ज्यादातर लोग जो हैं अभी के समय, जमाना जो अभी है, अभी का जो युग है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। लोग ज्यादा से ज्यादा समय बचा रहे हैं। आप लोग भी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, समय बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि अगर आप एक रूम में बंद हैं और बंद कमरे में अगर आपको इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस मिल रहा है, पीडीएफ मिल रहा है, उससे तैयारी कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। कहीं पर भी आप लोग जाते हैं ना, कोचिंग के लिए जाना, कोचिंग से आना, ट्रैफिक झेलना, उतने समय में आपका माइंड भी कई जगह पे डाइवर्ट और डेविएट होते रहता है। और जेपीएससी की तैयारी के लिए कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, कंसिस्टेंसी के साथ। लास्ट टाइम भी जो हम लोग बताए थे, आप लोग कंसिस्टेंसी को जो जो मेंटेन किए, जेपीएससी के मेंस में आप लोग क्वालिफाई किए। हम आप लोग को आंसर राइटिंग भी दिखलाएंगे जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, नागपुरी का जो आंसर राइटिंग किए हैं। अब आते हैं हम लोग फिर से सिलेबस पे। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आप लोग अभी पेड बैच में ज्वाइन किए हैं, तो हम आप लोग को बतला दे रहे हैं कि शुरू में आप लोग को जोश रहता है, बहुत जोर से जोश के साथ आप लोग शुरू करिएगा, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। उसका कारण क्या है? डेविएशन बहुत होता है। बंद कमरे में बैठ के सिर्फ और सिर्फ टेबल कुर्सी में बैठिए और जम के तैयारी कीजिए। ठीक है, सिलेक्शन होता ही है, नियुक्ति पत्र हाथ में आता ही है, आप लोग ऑफिसर बनते ही हैं। ठीक है, चलिए अब नागपुरी भाषा का खंड एक जो है उसका भाग क में क्या क्या है? नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास, जो मतलब देखिए बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस को बनाया गया है। सबसे प्रीलिमिनरी जो चीज है उसको भाग क में रखा गया है। किसी भी चीज की जानकारी के लिए, माने कोई भी चीज आप लोग सीख रहे हैं, भाषा सीख रहे हैं या कोई नया चीज सीख रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, तो उसका पहले लोग देखता है कि भाई इसका डेवलपमेंट कहां से हुआ, डेवलपमेंटल स्टेज क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लोग चेक करते हैं। तो उसी तरह से आपको नागपुरी भाषा का जो उद्भव है, उसका विकास जो हुआ है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इसको हम लोग प्रॉपर आपको, और हाँ
जो भी चीज आप लोग लिखिएगा, आंसर राइटिंग कीजिएगा, उसको बहुत अच्छे तरीके से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ प्रेजेंट करना है। वो सब हम लोग आप लोगों को क्लास में कराएंगे, ठीक है। अगला है नागपुरी भाषा की विशेषता। तो जो भाषा का आप लोग बैकग्राउंड देखे तो उसकी अब विशेषता क्या है भाई, उसके बारे में जानेंगे। और फिर आता है नागपुरी भाषा का व्याकरण, जो बिल्कुल मुख्य इकाई होता है किसी भी चीज का, ग्रामर कि भाई कैसे यूज करना है, कहाँ पर क्या लगेगा, व्याकरणिक इकाई क्या क्या है। तो वही सब चीज को आपको पढ़ना है, जैसे वर्ण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये सारे चीजों को पढ़ना है। फिर अगला है वाक्य की संरचना। अब आप लोग बेसिक सब कुछ जान गए हैं, तो अब सेंटेंस का क्रिएशन कैसे करना है, ठीक है, वाक्य कैसे बनेगा, उसकी संरचना क्या होगा, उसका सब डिवीजन क्या, उसका भेद क्या होंगे, उपभेद क्या होंगे, ये सारे कुछ को हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर जो है देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास तथा विशेषताएं बोला गया है। मतलब कि आप भाषा जो देख लिए, ठीक है, कि उद्भव विकास कैसे हुआ, उसकी विशेषता देख लिए, उसका व्याकरणिक इकाइयों को पढ़ लिए, उसके बाद आप सेंटेंस को क्रिएट कैसे करना है वो देख लिए, वाक्य की संरचना आप देख लिए। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि कौन सी लिपि का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, कौन सी लिपि, जैसे देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है नागपुरी भाषा के लिए, ठीक है। तो अब उस लिपि का उद्भव और विकास और विशेषता को भी आप लोग को पढ़ लेना है, नागपुरी भाषा के साथ उसको ज्वाइंट कर देना है, क्लब कर देना है, और एक प्रॉपर आंसर राइटिंग करना है, ठीक है। तो जो भी आप लोग जैसे कि नए हैं, क्योंकि ये वीडियो पब्लिक जा रहा है, जो भी आप लोग नए हैं, नागपुरी भाषा की तैयारी करना चाह रहे हैं, देखिए हर एक पॉइंट को लेके, सिलेबस के हर एक पॉइंट को हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट, लाइन बाय लाइन आप लोग की तैयारी करवा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो अगर आप लोग चाहेंगे कि एडू अंकुरन का बैच ज्वाइन करना है तो 9148763486 इसमें आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिए, या फिर कॉल करके भी। बहुत सारे लोग को लगता है कि भाई कहीं ऑनलाइन है, कहीं ठगी तो नहीं हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर हम लोगों का क्लास चलता है, चाहे अभी बहुत सारे बैचेज चल रहे हैं, ऐसे भी अभी सीजीएल में भी बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, सहायक आचार्य में बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है नागपुरी भाषा से, ठीक है। नगर पालिका हो गया, और अभी आगामी भी देखिएगा, उत्पाद सिपाही हो गया, एलडीसी हो गया, जेटेट हो गया, सब में हम लोग एक प्रॉपर नागपुरी के लिए आप लोग को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आपको 9148763486 ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें व्हाट्सएप करके आप लोग कोर्स का पूरा डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। और मैं एक बार फिर से बोलूंगा, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, समय के साथ चलिए, आप लोग बिल्कुल आगे बढ़िएगा, नहीं तो फिर कहीं पीछे रह जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, ठीक है, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, भाग ख में आते हैं। भाग ख में है आपका लोक साहित्य। अब जैसे भाग क में हम लोग पूरी तरह से समझ गए कि हाँ भाई ये भाषा है, इसका व्याकरणिक इकाई है। उसके बाद जो होता है ना, वो भाषा की अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति का मतलब क्या हुआ, ये भाषा अपने आप को कैसे व्यक्त कर रहा है, तो उसमें उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आता है वो आता है लोक साहित्य। इसीलिए आपको जो डिजाइन किया गया है सिलेबस, वो दूसरा भाग दिया गया है लोक साहित्य। उसमें क्या हो गया कि आप अपने साहित्य के बारे में बतलाते हैं, अपनी संस्कृति के बारे में बतलाते हैं, चाहे वो गीत के माध्यम से हो, चाहे वो आपका लोक कथा के माध्यम से हो, या फिर उसका जो प्रकीर्ण, जैसे मुहावरे होते हैं, उसको प्रकीर्ण साहित्य कहा जाता है। मुहावरा हो गया, बुझवेल हो गया, पहेली हो गया, ये सब जो होता है वो आपका प्रभाव और प्रसार को बतलाता है आपकी भाषा का। देखिए क्यों इतना समझाया जा रहा है, क्योंकि आप जेपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, रटा रटाया आंसर काम नहीं आएगा, ठीक है। आपको लोक साहित्य का सामान्य परिचय मान लीजिए, आप लोग उसके इसेंस को समझिए। आप लोगों को प्रीवियस क्लास में हम लोग बताए थे कि कहां पर लैग होता है, आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कनेक्ट कर गए उस भाषा से तो आपका आंसर राइटिंग सबसे परफेक्ट होगा। आप लोगों को कोई भी चीज को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि लोक साहित्य का सामान्य परिचय, तो लोक साहित्य है क्या, एक ऐसा साहित्य है जो अनादिकाल से चला आ रहा है, ठीक है। मुंह जवानी अपने पुरखों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, बस उसी को रिप्रेजेंट करना है आपको। समझ रहे हैं मेरी बात को। चाहे वो लोकगीत का माध्यम हो, जैसे कि यहां पर फिर लोक साहित्य का सामान्य परिचय है, लोक साहित्य के भेद हैं, उपभेद हैं, ऐतिहासिक तथ्य है, प्रकृति का चित्रण है, जीवन दर्शन है, राग है, छंद है, शिल्प है, शैली है, बिंब है, प्रतीक विभान है।
अब बिंब और प्रतीक विधान क्या होता है? आप लोग सोचिए कि हम लोग कहानी सुनाते थे, जैसे कि हम लोग 7 भाई एक बहन की कहानी सुनाते हैं। ऐसा कहानी सुनाया जाता है ना कि लगता है कि सही में 7 भाई थे और एक बहन थी। ठीक है, सही में भाई लोग जो है वो बहन का मांस को काट के खा गया। इस तरह का जो मतलब कि एक मतलब कि प्रकृति प्रतीक बना देते हैं, उसी को कहा जाता है बिंब और प्रतीक विधान। अपने गीत के माध्यम से, अपने कहानी के माध्यम से, अपनी लोक कथा के माध्यम से ऐसा चित्र प्रस्तुत करना कि आदमी को बस समझ में आता है कि हाँ भाई मेरे सामने ये सब चल रहा है, मेरे आंखों के सामने ये सब हो रहा है। तो उसी को बिंब एवं प्रतीक विधान कहते हैं। समझ रहे मेरी बात को? सिलेबस को हम डिकोड करके आपके सामने बिल्कुल रख रहे हैं। लाइन बाय लाइन देखिए, सीखिए और समझिए। फिर आगे बढ़ते हैं। नागपुरी लोकगीत में कई तरह के लोकगीत हैं। ठीक है, जन्म संस्कार का है, विवाह संस्कार का है, खेल गीत है, और भी जैसे कि यहाँ पर झूमर है, मर्दानी झूमर, जनी झूमर, बंगला झूमर, पावस उदासी, ये सबका आपको पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं आंसर राइटिंग में। ठीक है, फिर लोक कथाओं का उद्भव और विकास के बारे में आपको जानना है। सृष्टि कथाएं, पशु पक्षी की कथाएं, भाई बहन की कथाएं, प्रेम कथाएं, मिथ है, लीजेंड है, अन्य कथाएं हैं। ठीक है, ये सारा आपको भाग ख में है। उसके बाद फिर नागपुरी का प्रकीर्ण साहित्य में लोकोक्ति आ जाता है, मुहावरा आता है, बुझवेल आता है, बाल गीत, खेल गीत एवं मंत्र आता है। मतलब जो भी चीज है हम लोगों के समाज में, नागपुरी भाषा में हम लोग जैसे कि ओझामती करते हैं, मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं कहीं कहीं पर। ठीक है, खेल गीत, अगर खेल गा रहे हैं, खेल तो मतलब कि खेल कर रहे हैं तो गीत गा गा के खेल कर रहे हैं। बाल गीत है तो उसके बारे में कर रहे हैं। ठीक है, लोकोक्ति है, मुहावरा है। तो ये सारा कुछ जो होता है ना वो प्रकीर्ण साहित्य के अंतर्गत आता है। वो बतलाता है कि कितना ज्यादा प्रभाव है आपके भाषा का और कहाँ कहाँ तक उसका फैलाव है और किस किस तरह के चीज का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वहां। तो उसी को कहा जाता है प्रकीर्ण साहित्य। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग ख हो गया। अब भाग ग में आइए, नागपुरी का शिष्ट साहित्य। पहला ये क्या था, यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है लोक साहित्य। लोक साहित्य जो होता है ना वो लिखित नहीं होता है। ठीक है, अभी के समय हम लोग लिखित और प्रिंट आउट आपको मिल रहा है पढ़ने के लिए, लेकिन हम लोग इसको ना मतलब कि एक मुंह से दूसरा मुंह, एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी सुन सुन के आए हैं। चाहे वो लोकगीत है, ठीक है, चाहे लोक कथा है। लेकिन अगर हम लोग शिष्ट साहित्य की बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ है कि इसके एक कोई लेखक होते हैं। समझिए मेरी बात को, एक लेखक है जो अपनी विचार को, अपने समाज के बारे में जो जो वो अपने पूर्वजों से सीखे या अभी देख रहे हैं उसको लिख दिए। चाहे वो लोकगीत का पाठ हो, कविता का पाठ हो, चाहे वो गद्य हो, चाहे वो पद्य हो। ठीक है, तो उसी को कहेंगे शिष्ट साहित्य, जिसका कोई लेखक होता है, जिसके कोई रचनाकार होते हैं, वो छपता है प्रॉपर। ठीक है, तो उसी को कहेंगे शिष्ट साहित्य। तो नागपुरी साहित्य का काल विभाजन आपको पढ़ना है, आदिकाल, मध्यकाल और अभी जो चल रहा है वो आधुनिक काल। अब उसमें भी क्या होता है, पद्य साहित्य होता है। पद्य साहित्य में क्या होता है, आपको गीत पढ़ना रहता है, कविता रहता है, खंड काव्य होता है और महाकाव्य होता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर नागपुरी का गद्य साहित्य। अब गद्य साहित्य में बहुत सारा चीज आ जाता है, कहानी आता है, उपन्यास आता है, नाटक आता है, आत्मकथा होता है, जीवन है, यात्रा वृतांत है, निबंध है और फिर समीक्षा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गद्य साहित्य का, कि समीक्षा करना। मान लीजिए हम कोई बुक लिखे हैं या फिर किसी भी चीज के बारे में लिखे हैं तो उसमें कई लोग अपनी अपनी समीक्षा करेंगे उसको, कि उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, उसमें और क्या होना चाहिए। तो वही समीक्षा के अंतर्गत आता है। आलोचना उसको कहेंगे, समीक्षा कहेंगे। ठीक है, फिर आगे है हास्य काव्य एवं विविध गद्य साहित्य। ये सब गद्य साहित्य का इतिहास और विकास के अंतर्गत आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर पद्य एवं गद्य से सप्रसंग व्याख्या में, चूंकि ये शिष्ट साहित्य है तो इसका एक प्रॉपर बुक आपको पढ़ना होगा। तो वो कौन सा बुक है, तो वो बनकेवरा भाग 2 पढ़ना है आपको। समझिए मेरी बात को, मैंने क्या बताया आपको, शिष्ट साहित्य में कोई रचनाकार होते हैं। ठीक है, वो लिखा हुआ कोई रचना होता है, चाहे कविता हो, गीत हो, कहानी हो। तो आपको पद्य और गद्य से सप्रसंग व्याख्या के रूप में एक किताब पढ़ना है, बनकेवरा भाग 2, जो शकुंतला मिश्र एवं डॉक्टर उमेश नंद तिवारी द्वारा संपादित पुस्तक है। ये आपको पढ़ना है। तो आपको भाग क, ख, ग यानी कि खंड 1 कंप्लीट हो गया।
इतना में। अब दूसरा जो होगा वो खंड 2 होगा। खंड 2 में आपको नागपुरी साहित्यकार एवं साहित्य, मैं हमेशा से ये बात बोला हूं, जो भी आप लोग सीजीएल की तैयारी एडू अंकुरन टीम के माध्यम से किए हैं उनका 60% तो तैयारी ऐसा ही हो जाता है जेपीएससी मेंस का। क्यों? क्योंकि ना हर जैसे हमारे द्वारा जो आप लोग को गीत पढ़ाया गया, कविता पढ़ाया गया, तो उसमें आप लोगों को हम लोग हमेशा से रचनाकार का डिटेल दिए, उनकी क्या क्या रचनाएं हैं, उनका जन्म क्या हुआ, किस तरह से आप वो पढ़ाई किए, कौन कौन सी उपलब्धि वो हासिल किए, ये सारा कुछ हम लोग आप लोग को पहले से बता चुके हैं। अब सेम चीज आपको नागपुरी का जेपीएससी मेंस में खंड 2 आपको पढ़ना है। नागपुरी साहित्य एवं साहित्यकार, ये आपको जो है नागपुरी साहित्य के कुछ प्रमुख कवि, लेखक और नाटककार का लिस्ट दिया हुआ है, इसी को आपको पढ़ना है, जिसको हम लोग प्रॉपर तरीके से आप लोग को बताए हैं और इसको हम लोग फिर से करा रहे हैं आप लोग को नए नए अंदाज में। ठीक है। फिर नागपुरी साहित्य के विकास पर अन्य भारतीय साहित्यों का जो प्रभाव है उसको भी हम लोग आपको बताने वाले हैं, ये आपके सिलेबस के अंतर्गत है। फिर अगला क्या है, भाग घ हो गया। अब भाग अंग में नागपुरी निबंध आपको लिखना है और इसमें बतला दिया है कि समसामयिक विषय, जैसे कि अभी मैया सम्मान योजना हो गया, पेशा कानून हो गया, ये सब के बारे में आपको नागपुरी में देवनागरी लिपि में निबंध लिखना है। ठीक है, जिसमें सांस्कृतिक विषय का भी है, सामाजिक विषय भी है, पारंपरिक कलाएं जो है हम लोग का अखरा कला ये सब होता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है, अखरा कला हो गया, गीत वाद्य यंत्र एवं नृत्य के बारे में प्रीवियसली क्वेश्चन भी पूछा गया था, आपको बांसुरी और वाद्य यंत्र के बारे में लिखने के लिए दिया था। ठीक है, 20-20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो बहुत अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग उसका करना होगा। ठीक है। फिर झारखंड से संबंधित इतिहास एवं भूगोल के बारे में भी आपको मतलब कि निबंध लिखने में आता है। फिर अगला भाग है नागपुरी में संक्षेपण, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं संक्षेपण करना रहता है। फिर नागपुरी भाषा में अनुवाद, आपको एक दे देगा टॉपिक, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ रहेगा और बोलेगा कि इसका नागपुरी भाषा में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो इस सब में आपको सॉलिड मार्क्स आएगा। फिर है नागपुरी अनुच्छेद से प्रश्न। अब नागपुरी में कोई अनुच्छेद दे देता है और फिर उससे बोलता है कि कुछ प्रश्न जो दे देगा और उसका आंसर करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, इसको आप लोग देखिए और बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस जो होता है किसी भी चीज की तैयारी करने के लिए, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद फिर उस सिलेबस का हर एक पॉइंट की तैयारी, बस यही करना है। आंसर राइटिंग प्रॉपर होना चाहिए। पिछले बार आप लोग बहुत सारे लोग जो है हम लोग आंसर राइटिंग करा रहे थे तो आंसर राइटिंग नहीं कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जो जो आंसर राइटिंग किए सबका नागपुरी मेंस क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इस बार भी आंसर राइटिंग पे ज्यादा विशेष ध्यान दीजिएगा। कंटेंट हम लोग का बहुत परफेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आप लोग क्लास को ज्वाइन करना चाहेंगे, जेपीएससी मेंस का बैच स्टार्ट हो गया है। आप लोग जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, हालांकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहेगा, उसमें कांटेक्ट करके क्लास का डिटेल ले सकते हैं। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। जो भी डाउट होगा, जो भी सजेशन होगा, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अपने विचार व्यक्त कीजिए। आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।